नमस्कार, मैं हूं मनीषा सिन्हा और आप देख रहे हैं आवाज। अब खबरें विस्तार से। डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव के बयान के क्या निकल रहे हैं मायने, इसको लेकर हमने विश्लेषण किया। वरिष्ठ पत्रकार अनंगपाल दीक्षित से सुनिए क्या निकाले जा रहे हैं डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव के बयान के मायने। छत्तीसगढ़ में जैसे ही डिप्टी सीएम की बात सामने आती है और टीएस सिंहदेव को डिप्टी सीएम बनाया जाता है, वैसे ही ऐसे कयास लगाए जाने लगते हैं कि अब सरगुजा संभाग में भाईचारे की स्थिति निर्मित हो जाएगी। लेकिन जैसे ही टीएस सिंहदेव ने एक मन से कहा कि छत्तीसगढ़ में मुझे लगता है कि मैंने भाईचारा की स्थिति निर्मित नहीं कर पाई है, वैसे ही छत्तीसगढ़ में राजनीति में हड़कंप मच गया। कुछ ऐसी बातें भी बलरामपुर के मन से टीएस सिंहदेव ने कह दिया, जिसके बाद से सियासी गर्मी काफ़ी तेज हो चुकी है। आपको बता दें कि टिकट का कुछ ही दिनों के बाद बंटवारा भी होना है और ऐसे समय में टीएस सिंहदेव ने एक बहुत बड़ी बात कही है, जिसमें इन्होंने कहा था कि मेरे अगर महाराजा साहब और महारानी साहिबा के खिलाफ मन से कोई कुछ बोलता है तो उससे समझौता बिल्कुल भी नहीं होगा। इस पूरे मसले को लेकर हमारे साथ नई दुनिया के ब्यूरो चीफ अनंगपाल दीक्षित जी हैं। लगातार हमसे इनसे हमारी बातें होती हैं, मुद्दे पे बात होती है, विश्लेषण होता है और आज का विषय यही है कि क्या कांग्रेस में सब चीज़ ऑल इज वेल है। क्या लगता है दीक्षित जी? जो घटनाक्रम एक दो दिन के बीच में हुआ उससे सब कुछ ऑल इज वेल है ऐसा लगता तो नहीं है, और हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, वही अब देखने को मिल रहा है चुनाव के समय। और रही बात श्री टीएस सिंहदेव जी की, तो निश्चित रूप से वो शांत मिजाज हैं और कभी भी किसी को जितने भी उनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगे वो तत्काल कभी जवाब नहीं देते। लेकिन उनके परिवार के सदस्यों को लेके, जैसा कि उन्होंने कहा है, बयान दिया है राजपुर के कार्यक्रम में कि मेरे माता पिता को लेके अगर कोई व्यक्तिगत रूप से कोई आरोप लगाएगा, मुझ पे कुछ भी कोई कह दे तो मैं सह लूँगा, लेकिन मेरे माता पिता तक कोई जाएगा तो मैं कभी उसको बर्दाश्त नहीं करूँगा। निश्चित रूप से बहुत बड़ी बात है और राजनीति में कोई किसी का होता भी नहीं है। जिस समय टीएस सिंहदेव जी पर आरोप लगे, हत्या के आरोप लगे, उस समय सियासी पारा गर्म था पूरे छत्तीसगढ़ में। तब भी लग रहा था कि टीएस सिंहदेव कोई बड़ा कदम उठाएंगे या कांग्रेस पार्टी बड़ा कदम उठाएगी या छत्तीसगढ़ सरकार कोई बड़ा कदम उठाएगी। लेकिन उस समय हाईकमान के कुछ लोग आए, समझौता हुआ और सब मामला शांत हो गया। लेकिन अब चुनाव के ठीक पहले अभी टिकट की रस्साकसी चल रही है, ऐसे समय में एक बार फिर ये मुद्दा अचानक सामने आ गया है, तो निश्चित रूप से पारा तो राजनीति का सरगुजा में गर्म हो चला है। ये जैसे उस वक्त जब बृहस्पति सिंहदेव ने इस बात को कहा था कि मुझे हत्या कराने की कोशिश, साजिश रची जा रही, इतनी बड़ी आरोप लगे हुए थे, उस समय टीएस सिंहदेव विधानसभा से उठकर चले गए थे। क्या लगता है आपको उस समय कांग्रेस पार्टी को कुछ बड़ा कदम उठाना चाहिए था? किसी भी व्यक्ति पर, आप हो या हम हो, कोई सीधे आरोप लगा दे जिसमें सच्चाई ना हो, तो ऐसे समय में और कोई साथ खड़ा ना हो तो आदमी क्या करेगा। हो सकता है उनको लगा होगा कि मेरा यहाँ से चला जाना ही उचित है, उन्होंने उचित फोरम में अपनी बातें भी रखी। ऊपर हाईकमान ने क्या कार्रवाई की सबके सामने है, आपस में माफ़ी मांगने और एक दूसरे को समझाइश की बात हुई और मामला ख़त्म हो गया। लेकिन उसके बाद भी घटनाक्रम चलते रहे। कई ऐसे मौके आए जब सरगुजा संभाग में चुनाव के समय टीएस सिंहदेव जी ने जिन विधायकों की मदद की थी चुनाव के समय, उन्होंने भी साथ छोड़ दिया इन मौके पे। तो कहीं ना कहीं वो टीएस सिंहदेव जी के ऊपर अभी भी है और अभी चुनाव का मौका है और खुद से उन्होंने कहा नहीं पूरी बातें। आप देखे होंगे जितने वहाँ पे सम्मेलन आयोजित था राजपुर में, जनचौपाल लगी थी, वहाँ पे जितने लोग थे तो वहाँ के सारे पदाधिकारियों ने, सारे कार्यकर्ताओं ने ही पहले मुद्दा उठाया। तो चूँकि वहाँ मुद्दा उठा तो उनको जवाब देना था, मेरे को ऐसा लगता है। इस कारण से उन्होंने ये बात को फिर से कूरेदा और निश्चित रूप से एक घाव है, वो घाव तो कभी भरता नहीं है और व्यक्तिगत जो मनमुटाव है उसको भर पाना राजनीति में संभव नहीं होता। ऊपरी दिखावा अलग रहता है, लेकिन राजनीति में कोई किसी का नहीं होता। इसको ऐसे समझा जा सकता है क्या दीक्षित जी कि उस वक्त मुख्यमंत्री क्या भी इनके ऊपर काफ़ी दबाव, इनको मुख्यमंत्री बनने की भी इनकी इच्छा रही थी, लगातार बोल भी रहे थे। ऐसी स्थिति में जिस तरीके से बयान सामने आए थे बृहस्पति सिंह के, तो उस वक्त लड़ना नहीं चाह रहे हों या ऐसी कोई बातें कि पूरे मुद्दे को दूसरी तरफ भटकाया नहीं जा सके, ये भी हो सकता है क्या उस वक्त? हो सकता है कि उनको लगा हो कि अभी चांस है एक, लेकिन वो चांस आखिरी 5 साल तक नहीं आया।
तो अब एक मौका भी उनको लगा कि निश्चित रूप से बोलना चाहिए। और कोई भी बोल सकता है, अगर कोई किसी पर इतना बड़ा आरोप लगाया है तो कोई भी राजनीतिक होगा, कभी न कभी उसके दर्द तो बाहर निकलेंगे ही, छलकेंगे ही। सामरी विधायक चिंतामणि महाराज को लेकर भी बहुत बड़ी बात कह दी। उन्होंने अपने दरवाजे खोल के रखे थे, लेकिन वो दरवाजा उन्होंने बंद कर दिया है। इसके क्या मायने निकाले जा सकते हैं? मायने सीधे सीधे एक ही चीज़ है कि टी.एस. सिंहदेव जी से जुड़े हुए सारे लोग कुसमी में, सामरी में, शंकरगढ़ में, राजपुर में सारे लोग पुराने लोग हैं, पीढ़ियों से उनसे जुड़े हैं। वो लोग अभी संगठन में पदाधिकारी भी हैं और संगठन के पदाधिकारियों ने शुरू से आरोप जो लगाया वहाँ के विधायक चिंतामणि महाराज के ऊपर कि संगठन के साथ नहीं रहते और दूसरे दल के लोगों के साथ उनका उठना बैठना होता है। कई कामकाज को लेके भी बातें आई कि जो कांग्रेस से जुड़े लोग हैं उनके व्यवसाय पर भी रोक लगाई गई या प्रशासनिक दबाव डलवाया गया और जो दूसरे पक्ष के लोग थे, दूसरे पार्टी के थे, वो मौज कर रहे हैं। तो ऐसे बातें तो लगातार हम 4-5 सालों से अखबारों में भी छाप रहे हैं। आप लोग भी देखे होंगे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी खबरें आती रही हैं। तो निश्चित रूप से चुनाव के समय तो हर आदमी बुनाना चाहता है। राजनीति में यही तो है कि असली मौका जनता जनार्दन का और जो बड़े नेता हों या छोटे नेता हों, चुनाव ही एक ऐसा समय होता है जब आदमी अपने गुस्से को, अपने 5 साल के दबाए हुए चीज़ों को बाहर निकालता है। वही चीज़ अब देखने को उत्तर छत्तीसगढ़ में मिल रहा है। टी.एस. सिंहदेव के स्वाभिमान की भी बात की जा रही है, लगातार बातें उठ रही है सरगुजा जिले में कि ये स्वाभिमान वाली बात है। अगर आपको क्या लगता है, स्वाभिमानी व्यक्ति भी हैं और अगर उनके अंदर स्वाभिमान थोड़ा सा भी है तो बृहस्पति वाले मामले को लेकर क्या हो सकता है? टी.एस. सिंहदेव जी नहीं, हर व्यक्ति स्वाभिमानी होता है। जब उसके स्वाभिमान पे कहीं भी ठेस आता है या आँच आती है तो निश्चित रूप से हमला अपनी ओर से करता है या सुरक्षात्मक रूप से हमला करता है। तो वही चीज़ है हर व्यक्ति के ऊपर। तो टी.एस. सिंहदेव भी एक मानव हैं, मनुष्य हैं, उनके ऊपर भी इतना आरोप प्रत्यारोप सारा कुछ लगा तो उनको भी लग रहा होगा कि ये मौका है, मैं भी लोगों के साथ रहूँ। जो वहाँ के लोग हैं, उनके खास लोग हैं, वो लोग चाह रहे हैं कि चिंतामणि महाराज को टिकट न मिले या फिर बृहस्पति सिंह जी को टिकट न मिले। तो जब वहाँ के लोग या वहाँ के संगठन के लोग चाह रहे हैं तो उनके मुखिया हैं ये, तो उनकी भी मंशा यही होगी, मेरे को ऐसा लगता है। मतलब आने वाले समय में उलटफेर फिर देखा जा सकता है बलरामपुर जिले में? निश्चित रूप से उलटफेर देखा जा सकता है और दोनों जो विधायक हैं वहाँ के, उनको आसानी से टिकट काटना भी इतना आसान नहीं होगा। लेकिन देखिए राजनीति में क्या होता है तो आने वाला समय बताएगा। ये एक आध हफ्ता बचे हैं, अब टिकट को लेकर प्रक्रिया भी प्रारंभ हो चुकी है और आने वाले 8-10 दिनों में हो भी जाएगा। 2 तारीख को राहुल गांधी भी आ रहे हैं, उससे पहले इतना बड़ा बयान दे देना, क्या समझते हैं? ये संक्षिप्त में अपन लेंगे अब इसको। देखिए राजनीति में तो कड़क होना पड़ता है। सरगुजा के लोग भी चाहते थे कि बाबा आखिर शांत क्यों रहते हैं, तो उनके कई बार कोई सिधाई में रहता है या फिर सीधापन दिखाता है या फिर कोई जवाब नहीं देता तो सामने वाले लोग आक्रामक हो जाते हैं। तो लोगों का तो इस जो मामला सामने अभी आया, जो भी एक जनचर्चा भी है कि बाबा को ये सब काम पहले कर देना था, ऐसे समय में क्यों कर रहे हैं। तो सवाल तो इस समय यही उठ रहा है। अमरजीत भगत भी एक कॉम्पिटिटर के तौर पे देखे जाते रहे उनके खिलाफ, इसको लेकर क्या आपका क्या विश्लेषण करता है? देखिए अमरजीत भगत जी बहुत सोच समझ के राजनीति करते हैं और बहुत सुरक्षात्मक राजनीति करते हैं और उनको लेके अभी कोई बातें नहीं आ रही हैं। वो सीधे अपने विधानसभा क्षेत्र में सक्रिय हैं और लोगों से भेंट मुलाकात कर रहे हैं और लगातार अपने क्षेत्र पे फोकस कर रहे हैं। तो अभी फ़िलहाल उनको लेके कोई फ़िलहाल बातें नहीं आई हैं। तो क्या एक पूरे सारे चीज़ का एक निचोड़ क्या निकाला जा सकता है? सारे चीज़ का निचोड़ यही निकाला जा सकता है कि यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के या फिर संगठन से जुड़े लोग हैं या फिर कार्यकर्ता जो चाहते हैं, उस दिन टी.एस. सिंहदेव जी ने भी राजपुर में ही कहा कि कार्यकर्ता जो चाहते हैं और कार्यकर्ता या पदाधिकारी जितने हैं और सभी के समन्वय से अगर आगे कांग्रेस चुनाव मैदान में आएगी तो निश्चित रूप से जीत मिलेगी और समन्वय नहीं रहा तो परिणाम भी बदल सकते हैं सरगुजा संभाग में। ऑल इज वेल है क्या, ऐसा लग रहा है? ऑल इज वेल तो है ही नहीं। तो ऑल इज वेल अभी फ़िलहाल कांग्रेस पार्टी में नहीं है, लेकिन दीक्षित जी का यही कहना था कि अगर कांग्रेस पार्टी एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी तो ज़रूर जीत हासिल करेगी। कैमरा पर्सन प्रशांत के साथ अलंकार तिवारी, आवाज़ अंबिकापुर। आवाज की खबर का एक बार फिर से बड़ा असर हुआ है, जहां लुंड्रा विधानसभा के विधायक को
जब यहां पदस्थ बाबू और सब इंजीनियर के पैसा लेने का मामला सामने आया तो तत्काल उन्होंने जांच के आदेश देते हुए कार्यवाही की बात कही थी, जिसके बाद जांच उपरांत सभी बातें सत्य पाए जाने पर दोनों के ऊपर निलंबन की कार्यवाही की जा रही है और तत्काल इन दोनों को सस्पेंड कर दिया गया है। दरअसल सरगुजा जिले के लुंड्रा विकास खंड से एक सब इंजीनियर का सरपंच पति से रुपए लेते हुए वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा था, जो कुछ दिनों पूर्व का बताया जा रहा था। इसमें सब इंजीनियर विकास खंड के सहनपुर ग्राम के सरपंच पति से रुपए लेते साफ दिखाई दे रहा था और एक बाबू सतीश सिंह ऑडिट के नाम पर पैसे की मांग कर रहा था, जिसके बाद इन सब के वीडियो वायरल हो गए। वहीं विधायक प्रीतम राम को जब इस बात की जानकारी दी गई तो उन्होंने तत्काल जांच के आदेश देते हुए जांच सही पाए जाने पर तत्काल निलंबित करने के निर्देश भी दिए थे। अवैध मादक पदार्थ के सेवन से जहां घर बर्बाद हो जाया करते हैं, वहीं आज इन्हीं मादक पदार्थों से अब घर रोशन होंगे। दरअसल सूरजपुर के पावर प्लांट में भूसे को जलाकर बिजली उत्पादन कर घरों तक पहुंचाई जाती है, जहां आज पुलिस विभाग द्वारा अवैध मादक पदार्थ जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 3 करोड़ रुपए है, उसे भूसे के साथ मिलाकर जलाया गया, जिससे करीब 2 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा, जो घरों को रोशन करेगा। बता दें कि आज पुलिस विभाग ने ग्राम नैनपुर के पावर प्लांट पहुंच कार्यवाही में बरामद हुए मादक पदार्थों के नष्टीकरण की कार्यवाही की। इस दौरान सरगुजा रेंज के आईजी अंकित गर्ग ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि गांजा 2015 से 2018 जिनके प्रकरणों में न्यायालय का निर्णय आ चुका है, उन प्रकरणों में एनडीपीएस के तहत जब्त किए गए गांजा, कफ सिरप, ब्राउन शुगर सहित नशीली टैबलेट के नष्टीकरण की कार्यवाही के लिए 5 जिले के पुलिस अधीक्षक और पुलिसकर्मी की मौजूदगी में आज नष्टीकरण की कार्यवाही की गई है, जिसमें भूसे के साथ मिलाकर गांजे को पावर प्लांट में जलाया जाएगा। वहीं बरामद कफ सिरप, नशीली टैबलेट और ब्राउन शुगर को जमीन पर दफन कर नष्ट किया जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज यहाँ पर सरगुजा रेंज में जो मादक द्रव्य यहाँ पर जब्त हुए थे विभिन्न प्रकरणों में, उनका नष्टीकरण की कार्य जारी है, जिसमें लगभग 14 कुंटल गांजा, ब्राउन शुगर, सिरप, इंजेक्शन और लगभग 1 लाख टैबलेट्स को नष्ट किया जा रहा है। ये लगभग 1 से 1.5 साल के में 2015 से 2017-18 तक के जो प्रकरण जिनमें न्यायालय में निर्णय आ चुका है, उन सभी प्रकरणों में एनसीबी की अनुमति लेकर यहाँ पर डिस्पोजल की कार्रवाई की जा रही है और सरगुजा पुलिस रेंज के सभी जिलों द्वारा मादक द्रव्यों के विरुद्ध लगातार प्रभावी कार्रवाई जारी रहेगी। सर, ये किस चीज़ का प्लांट है और प्लांट के दृष्टिकोण से क्या लाभ मिलेगा? यहाँ पर जैसा नष्टीकरण की प्रक्रिया के दौरान चूँकि ये एक पावर प्लांट है, तो गांजा को यहाँ पर जो कोयला और इसके अलावा जो सस्ती जो यहाँ पर जलाने में यूज होती है, उसी में गांजा को मिक्स करके नष्ट किया जा रहा है और इसके अतिरिक्त जो सिरप, इंजेक्शन और टैबलेट इत्यादि हैं, उनको क्रश करके और गड्ढा खोदा गया है, तो गड्ढे में उनको दबाकर उनको संपूर्ण तरीके से नष्ट किया जाएगा। वक्त तो चला है एक और छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। क्या आप संतान सुख से वंचित हैं? माँ बनना संभव, बंद ट्यूब्स में भी, अधिक उम्र में भी, बार बार गर्भपात के बाद भी, नसबंदी के बाद भी। माँ बनना संभव, पुरुष के वीर्य में शुक्राणुओं की मात्रा कम अथवा नील होने पर भी, अथवा अंडों का ना बनना या समय पर ना फूटने पर भी, पीसीओडी बीमारी होने पर भी। माँ बनना संभव, बच्चेदानी में गांठ होने पर भी, 2-3 IUI कराने पर भी सफलता ना मिलने पर भी, सभी जांच रिपोर्ट सामान्य होने पर भी संतान का ना होना। स्त्री रोगों एवं प्रसूति से संबंधित समस्त बीमारियों की जांच एवं इलाज के लिए हमें संपर्क कीजिए 8085758585 पर तुरंत कॉल करें। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं। माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर एंड प्रसूति गृह, लाइफ बिगिंस हियर, अग्रसेन चौक के पास, टेलीफोन एक्सचेंज रोड, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। हम सब यही चाहते हैं कि हमारी फैमिली सेफ और हेल्दी हो, इसलिए मैं ट्रस्ट करता हूँ सिर्फ रेडक्लिफ लैब्स पर, जहाँ मिलती है अपने हेल्थ चेकअप्स की ट्रस्टेड रिपोर्ट ऑन टाइम। बुक अ टेस्ट नाउ विद रेडक्लिफ लैब्स। तो आज ही हेल्थ टेस्ट बुक करें रेडक्लिफ लैब्स से और रखें अपनी फैमिली को हमेशा स्वस्थ। रेडक्लिफ लैब्स,
हेल्दी इंडिया की ट्रस्टेड लैब। एक मेजर की लाइफ में फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट है और फिटनेस को इंश्योर करने के लिए प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप्स आर द बेस्ट फॉर ऑल योर फिटनेस नीड्स। ट्रस्ट ओनली रेडक्लिफ लैब्स। बुक योर टेस्ट इन 1 minute एंड गेट सेम डे रिजल्ट्स। हेल्दी इंडिया की ट्रस्टेड लैब्स। रेडक्लिफ लैब्स के जेनेटिक टेस्टिंग से आप अपने फिटनेस, वेलनेस और काफी सारे हेल्थ प्लान्स कस्टमाइज कर सकते हो। इसीलिए ये है हेल्दी इंडिया की ट्रस्टेड लैब। बीमारी से आजादी पाने के लिए रेगुलर हेल्थ चेकअप कराएं। रेडक्लिफ लैब्स, हेल्दी इंडिया के ट्रस्टेड लैब। इंडिया का बच्चा बच्चा जानता है। क्या आप जानते हैं आपका सैंपल प्रोसेसिंग और रिपोर्टिंग के लिए कहाँ जाता है? रेडक्लिफ लैब्स में। रेडक्लिफ लैब्स के पास है स्टेट ऑफ द आर्ट, फुली ऑटोमेटेड एंड हाईली एडवांस्ड इंस्ट्रूमेंट्स। यहाँ सभी इक्विपमेंट्स दिन में मल्टीपल बार चेक किए जाते हैं जिससे टेस्ट रिजल्ट्स की क्वालिटी एक्यूरेट रहे। अमेजिंग टू नो, रेडक्लिफ लैब इतने एक्सपर्टीज से सैंपल प्रोसेस करते हैं। रेडक्लिफ लैब, JSM डायग्नोस्टिक सेंटर, निगम कॉम्प्लेक्स, गांधी चौक, अंबिका। श्री महावीर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, साई मंदिर के सामने, गांधीनगर, अंबिकापुर। विश्वसनीय एवं कुशल डॉक्टर्स की उपस्थिति। प्रतिदिन आप पाएंगे जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर सुधांशु किरण, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुषमा रवि, हड्डी एवं ट्रॉमा विशेषज्ञ डॉक्टर अनुरंजन दुबे एवं मेडिसिन, शुगर एवं हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अर्पण सिंह चौहान। साथ ही साथ बाल एवं शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संदीप गुप्ता अपनी सेवाएं देंगे। संस्थान में आप पाएंगे 70 बेड वाला IPD भर्ती सुविधा के साथ साथ सिपाका चेन्नई की ICU केयर की विशेष व्यवस्था। NICU जहां पे नवजात शिशु चिकित्सा आधुनिक सुविधा युक्त उपलब्ध है। प्राइवेट, सेमी प्राइवेट एवं जनरल वार्ड, अत्याधुनिक उपकरण युक्त 3 ऑपरेशन थिएटर, जनरल एवं लेप्रोस्कोपी सर्जरी, स्त्री एवं प्रसूति रोग, ICU एवं क्रिटिकल केयर, गर्भावस्था की संपूर्ण जाँच, प्रसूति, नॉर्मल एवं सिजेरियन, बांझपन की जाँच एवं ऑपरेशन किए जाते हैं। हार्निया, हाइड्रोसिल, पथरी, पाइल्स एवं अपेंडिक्स के ऑपरेशन की भी सुविधा उपलब्ध है। समस्त प्रकार के ऑपरेशन दूरबीन विधि के द्वारा किए जाते हैं। एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध है। आयुष्मान कार्ड से भर्ती एवं ऑपरेशन भी किए जाते हैं। सिटी स्कैन, एक्सरे, सोनोग्राफी, संपूर्ण पैथोलॉजी की जांच, ECG की सुविधाएं, फार्मेसी। आज ही किसी भी आपातकाल में हमसे संपर्क करें। श्री महावीर हॉस्पिटल, गांधीनगर, अंबिकापुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हिंदू पंचांग के अनुसार रक्षाबंधन का पर्व हर वर्ष श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है, लेकिन इस वर्ष रक्षाबंधन का त्यौहार 2 दिन का है और किस दिन मनाएं इसको लेकर भ्रम की स्थिति बनी हुई है। रक्षाबंधन पर बहनें भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती है। ऐसे में बहनों के मन में राखी को लेकर मन में दुविधा बनी हुई है कि इस साल 30 या 31 अगस्त कब रक्षाबंधन मनाएं। दरअसल 30 अगस्त को सावन पूर्णिमा तिथि है और इसी के साथ भद्रा का साया भी साथ में रहेगा, जिसके चलते राखी का त्यौहार 30 और 31 अगस्त यानी 2 दिनों तक है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भद्रा काल में राखी बांधना शुभ नहीं माना जाता है। ऐसे में भद्रा के कारण राखी को लेकर लोगों के मन में असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि राखी का त्यौहार 30 अगस्त को मनाया जाए या फिर 31 अगस्त को। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार किसी भी तरह के शुभ काम को भद्रा काल के दौरान नहीं करना चाहिए। ऐसे में श्रावणी पूर्णिमा तिथि पर भद्रा का साया रहने के कारण भद्रा काल में राखी नहीं बांध सकते हैं। राखी का त्यौहार हमेशा ही श्रावण पूर्णिमा तिथि को भद्रा काल न रहने पर और दोपहर के समय बांधना सबसे शुभ माना जाता है। रक्षाबंधन पर पूरे दिन भद्रा काल का साया है। गणना के मुताबिक श्रावण शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि का आरंभ 30 अगस्त को सुबह 10:59 से हो रही है और यह अगले दिन यानी 31 अगस्त को प्रातःकाल 7:05 तक रहेगी। इसके साथ 30 अगस्त को पूर्णिमा तिथि के प्रारंभ के साथ भद्रा की शुरुआत हो जाएगी, जो कि 30 अगस्त को रात्रि 9:01 तक रहेगी। इस तरह के 30 अगस्त को श्रावण पूर्णिमा तिथि की शुरुआत होने के साथ भद्रा शुरू हो जाएगी। भद्रा के रहते 30 अगस्त 2023 पूरे दिन राखी नहीं बांधी जा सकती है। 30 अगस्त 2023 को भद्रा काल रात्रि 9:01 तक रहेगी। ऐसे में भद्रा की समाप्ति के बाद राखी बांधी जा सकती है। हालांकि कुछ ज्योतिष शास्त्र के
हालांकि कुछ ज्योतिष शास्त्र के विद्वानों रात्रि के समय राखी बांधने को शुभ नहीं मानते हैं। दरअसल भद्राकाल में राखी बांधना शुभ नहीं माना जाता है, क्योंकि पौराणिक कथा के अनुसार रावण की बहन ने भद्राकाल में ही राखी बांधी थी, जिस कारण से उसी वर्ष रावण का वध भगवान राम के हाथों से हुआ था। जी हाँ, देखिए, सावन के शुक्ल पूर्णिमा में रक्षाबंधन का यह भाई बहनों का त्यौहार सदा से ही मनाया जाता रहा है और इस पर भद्रा का निषेध सदा से ही लोग विचारते आए हैं। और इस मुहूर्त का निर्णय जब हम अपने पंचांग से करते हैं तो बुधवार 30 तारीख को तिथि लग रही है, यानी पूर्णिमा तिथि लग रही है। पूर्णिमा तिथि के लगने के साथ ही भद्रा का भी लग जाना हो रहा है और यह भद्रा रात को 8:58 तक रहेगी। और इस भद्रा काल में राखी बांधना जो है शुभ नहीं बताया गया है शास्त्रों में, इसलिए इस समय को निषेध करते हुए रात्रि 8:58 के बाद सुबह अगले दिन 31 तारीख गुरुवार को 7:45 तक पूर्णिमा रहेगी। और इस पूर्णिमा काल में उदयकालिक पूर्णिमा काल के 7:45 तक रक्षाबंधन का त्यौहार मनाना अत्यंत ही शुभ होगा। वैसे बहुत लोगों में ये भ्रांतियां हैं कि हाँ, उदयकालिक पूर्णिमा को हम दिन भर मानें। हालांकि बहुत सारे तिथि व्रत में इसे ग्रहण किया जाता है, लेकिन रक्षाबंधन जैसे पर्व में भाद्रपद में रक्षा बांधने का शास्त्र सम्मत नहीं है, क्योंकि प्रतिपदा लग जा रही है, इसलिए प्रतिपदा से पूर्व जो है रक्षा बांध लेना शास्त्र सम्मत है। स्कूल को शिक्षा का मंदिर कहा जाता है, जहां परिजन अपने बच्चों को भविष्य गढ़ने के लिए भेजते हैं। लेकिन सूरजपुर में इन दिनों प्राइवेट स्कूल अधिकारियों के नाक के नीचे फीस की लालच में बच्चों के जान से खिलवाड़ करने से भी नहीं कतरा रहे हैं। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। खेतों के किनारे बना तस्वीरों में नजर आ रहा प्रधानमंत्री योजना के तहत मकान किसी गरीब का आशियाना नहीं, बल्कि एक निजी संस्था का स्कूल है, जहां के कुल 3 कमरों में कक्षा 1 से 8वीं तक के बच्चों का भविष्य गढ़ा जा रहा है। और खुले आम बच्चों का यह निजी स्कूल प्रधानमंत्री आवास पर लंबे समय से संचालित हो रहा है, लेकिन अधिकारी सब कुछ जानते हुए भी अनजान बन बैठे हैं। वहीं इस आवास के ऊपर से ही बिजली आपूर्ति के लिए 11 किलोमीटर वाट की हाई टेंशन लाइन भी गुजरी है, जो आए दिन दुर्घटनाओं को न्योता दे रही है। लेकिन स्कूल प्रबंधन यह जानते हुए कि हाई टेंशन लाइन कितना घातक है, मासूमों की सुरक्षा को भी ताक पर रख उसी भवन पर स्कूल का संचालन धड़ल्ले से कर रहा है। जब इस मामले की जानकारी आवाज न्यूज की टीम को लगी तो हम स्कूल पहुंचे और जब हमने स्कूल के प्राचार्य से इसके बारे में जानकारी लेनी चाहिए, पहले तो कैमरे से बचते नजर आए, लेकिन कई दफ़ा पूछे जाने पर उन्होंने जिला शिक्षा अधिकारी के आदेश की प्रति दिखाते हुए कहा कि जिला शिक्षा अधिकारी के आदेश पर ही इस आवास पर उनके द्वारा स्कूल का संचालन किया जा रहा है। समस्या बड़ी गंभीर थी तो हमने गंभीरता को समझते हुए सीधा जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय का रुख किया, जहां पर जिला शिक्षा अधिकारी पहले तो जानकारी ना होने की बात कहते नजर आए, लेकिन आदेश की प्रति देखने के बाद क्या था उनका तर्क, वह भी सुन लीजिए। जहाँ भी ऐसे स्कूल्स हैं जो एक कमरे में संचालित हैं, वहाँ पे अतिरिक्त कर स्वीकृत कराए गए हैं। अभी बरसात की वजह से काम रुका हुआ है, शासन की ओर से भी रोका गया है, लेकिन मेरे पास पर्याप्त अतिरिक्त कक्ष स्वीकृत है। मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना में दोनों तरह की चीज़ें हैं, मरम्मत के कार्य और नवीन हमारे अतिरिक्त कक्ष। अब रही प्राइवेट जिस स्कूल की आप बात कर रहे हैं, उस स्कूल के मूल शाला भवन पे पेड़ गिर गया था। उसने मुझसे कुछ दिनों के लिए मकान बनाने तक के लिए, मतलब बिल्डिंग बनाने तक के लिए अनुमति चाहिए थी कि वहाँ पास में ही एक दूसरे बिल्डिंग में लगाने की अनुमति दी जाए। मैंने उसको अनुमति दिया है और उसको नोटिस भी हम जारी कर रहे हैं कि अभी तक उनका मूल बिल्डिंग बना है कि नहीं बना। सर, लापरवाही मानी जाए कि क्या कोई बड़ी घटना घटने के इंतजार में था प्रशासन? ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं, किसी की ना तो लापरवाही है ना घटना का इंतजार है, और ईश्वर न करे कि कोई घटना बच्चों के साथ हमारे घटित हो, लेकिन वैकल्पिक व्यवस्था भी तो देना पड़ता है। अचानक से किसी स्कूल पे पेड़ गिर जाए या बिल्डिंग ही गिर जाए
तो कहीं ना कहीं लगाने की अनुमति तो देनी पड़ेगी बच्चों को। प्रधानमंत्री आवास गरीबों के रहने के लिए वहाँ संचालित हो रहा है। अब वो तो मेरे आदेश में नहीं है कि आप प्रधानमंत्री आवास में लगाएं या झोपड़पट्टी में लगाएं या पेड़ के नीचे लगाएं। मैंने तो समुचित व्यवस्था के लिए एक जगह परिवर्तन किया है। नोटिस उनको दे रहा हूँ, यदि इस तरह की स्थिति है मैं अपनी जांच टीम भी भेज रहा हूँ, उनकी मान्यता तत्काल समाप्त करूँगा यदि वो सही अच्छी बिल्डिंग में नहीं लगाएंगे तो सुन लिया आपने किस तरह अधिकारी गोलमोल जवाब देकर अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। हर हाल अपनी कलम को फंसता देख अब अधिकारी नोटिस जारी कर जांच कराने की बात कर रहे हैं। चूंकि प्रधानमंत्री आवास का निर्माण नगर पालिका परिषद सूरजपुर के द्वारा कराया गया था। हम आवास के संबंध में जानकारी लेने सूरजपुर नगर पालिका परिषद पहुंचे, जहां नगर पालिका अध्यक्ष के अग्रवाल ने बताया कि उन्हें अभी आवास में स्कूल संचालन होने के बारे में जानकारी मिली है। वह अपनी टीम से जांच कर नियम के अनुसार कार्यवाही करेंगे। अब आपके बताने पे मेरे को जानकारी हो रही है, इसके पहले मुझे इस प्रकार की सूचना किसी ने नहीं दी है। मैं उसको दिखवा लेता हूँ कि वास्तविक स्थिति क्या है, और अगर इस प्रकार से वास्तव में प्रधानमंत्री आवास को किराए में दे के रखे होंगे तो जो विधि सम्मत कार्रवाई है वो की जाएगी। आज गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के जयनाथ सिंह केराम ने जिला शिक्षा अधिकारी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि सूरजपुर जिला शिक्षा अधिकारी एक साथ दो जिला के प्रभार पर है, उनका शिक्षा पर ध्यान नहीं है। एक मोटी रकम लेकर प्राइवेट स्कूल संचालकों को वह मान्यता दे रहे हैं जो नियम विरुद्ध है। उस भवन के ऊपर से हाई टेंशन लाइन गई है, इसके बाद भी शिक्षा विभाग अनदेखी करके दुर्घटना को न्योता दे रहा है। उनको बच्चों के सुरक्षा की कोई चिंता नहीं है। छत्तीसगढ़ शासन स्कूलों को स्कूल रहने कहाँ दिया है? ये तो व्यावसायिक है, इनका किराना का दुकान बना लीजिए, हमारा कबाड़ का दुकान है इनका। ये जहाँ इनको मौका मिले वहीं बैठ कर पढ़ाना भ्रष्टाचार है। जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं वहाँ से एक बड़ा रकम वसूली करने का काम है इनका। दो जिले प्रभार में है कि जिला शिक्षा अधिकारी, वो उनको शिक्षा से कोई मतलब नहीं, वसूली करो और जो है शासन प्रशासन के मंत्री विधायक सबको पहुंचाते रहो। अब उस जिस स्कूल की आप बात कर रहे हैं वहाँ के बच्चों के अगर केवल परिपालकों को दिखा दिया जाए, वो अपने बच्चों को तत्काल हटा लेंगे। ये तो कभी देखने नहीं गए उस स्कूल की स्थिति क्या है। उस स्कूल के ऊपर जाकर देखिए हाई टेंशन तार है। अगर यहाँ के मेंटेनेंस कंपनी की स्थिति हम देख लें, इनका तार अगर कभी गिर गया उसके बिल्डिंग के ऊपर, वो प्रधानमंत्री आवास में चला रहे हैं। बल्कि तो जिला शिक्षा अधिकारी एक मोटी रकम लेके इनको जो चाहे कुछ भी हो कि ननिहाल जिंदा रहें मर जाएं, पढ़ें ना पढ़ें, ये इनकी व्यवस्था है। और मेरे ख्याल से कि ये भ्रष्टाचार का बड़ा लंबा खेल है और हमको लगता है कि कलेक्टर साहब को जाकर देखना चाहिए, बाकायदा कार्रवाई करना चाहिए। और ऐसे स्कूलों को अगर कोई अनुमति दिया है तो उनको नोटिस जारी करें, कार्रवाई करें और बंद करें ऐसे स्कूलों को। राज्य सरकार बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए तमाम दावे करती है, लेकिन सूरजपुर में अधिकारियों की अनदेखी के कारण नौनिहालों का जीवन आज असुरक्षित हो चुका है। आज जरूरत है जिम्मेदार अधिकारियों को कार्यालय से बाहर निकालकर जमीनी स्थिति से रूबरू होने की। सूरजपुर से आवाज के लिए जानी खान की रिपोर्ट। अंबिकापुर के पॉलिटेक्निक कॉलेज ग्राउंड में कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन, रिटायर्ड सीनियर सिटीजन एवं पतंजलि योग समिति सरगुजा के द्वारा शहर के स्वच्छता दीदियों का सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। आपको बता दें, शहर को स्वच्छ बनाने में अंबिकापुर शहर की स्वच्छता दीदियों की अहम भूमिका है, जिसे देखते हुए कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन एवं पतंजलि योग समिति सरगुजा के द्वारा आयोजन किया गया। इस आयोजन में मुख्य रूप से खाद्य आयोग के अध्यक्ष गुरप्रीत बाबरा, महापौर डॉक्टर अजय तिर्की, अधिकारी फेडरेशन संघ के अध्यक्ष कमलेश सोनी, वरिष्ठ योग शिक्षिका अवंतिका गजोरिया सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। इस दौरान हवन पूजा कर वृक्षारोपण का भी आयोजन किया गया। वहीं स्वच्छता दीदियों ने बताया कि इस काम को करके इन्हें बहुत ही खुशी महसूस होती है और इस प्रकार से सम्मान मिलने पर उनका उत्साह और मनोबल भी बढ़ता है। रिटायर्ड सीनियर सिटीजन्स एवं स्वाभिमान मंच के संयुक्त तत्वाधान में आज पॉलिटेक्निक प्रांगण में ये कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें स्वच्छता दीदियों का सम्मान और सीनियर सिटीजन्स के लिए गार्डन डेवलप करने के लिए प्रस्ताव रखा गया है। एक अच्छा कार्यक्रम, क्योंकि स्वच्छता दीदियों को मैं पर्सनली भी पूछा जाए तो मैं हमेशा चाहूँगा कि कोई ना कोई
और सभी सम्मानित जनों की तरफ से उन्हें हमेशा बीच बीच में सम्मानित होना चाहिए, ताकि वो अपने काम में हमेशा इनकरेज रहें। और जिस तरीके से उन्होंने अंबिकापुर का नाम रोशन किया है और लगातार वो अपने परिश्रम से कर भी रहे हैं, तो उसमें वो हमेशा आगे रहें। पूरे सीनियर सिटीजन परिवार को मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि निगम के द्वारा सोचे गए कार्यों में, स्वच्छता के कार्यों में उन्होंने एक और अध्याय जोड़ने का प्रयास किया है और निश्चित तौर पे वो पूरा भी होगा और सभी के काम भी आएगा। आज तो नींव रखी गई है, अब कुछ काम को पूरा करने में समय तो लगता ही है और चूंकि सीनियर सिटीजन्स के द्वारा ही किया जाना है, अब उनके द्वारा टेक्निकली कैसे किनको एंगेज किया गया है वो सब मुझे देखना पड़ेगा और हम लोग से जो भी सहयोग जरूरत पड़ेगी हम लोग पूरा करेंगे। हाँ, मैं कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन का जिला संयोजक हूँ और पतंजलि से भी हूँ, योग शिक्षक हूँ। और आज का जो हमारा कार्यक्रम था ये हवन था और उसके पश्चात हमारी जो नगर निगम की जो महिलाएं हैं, जो स्वच्छता बहनें हैं, उनका सम्मान समारोह आयोजित किया गया है। उनके उपहार स्वरूप उनको देंगे, मिष्ठान खिलाकर उनका प्रोत्साहन करें, क्योंकि हमारी शहर को स्वच्छ रखने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। ये काम बहुत कठिन है, फिर भी हमारी बहनें और माताओं के द्वारा ये कार्य किया जा रहा है। बहुत सराहनीय कार्य है, हम उनको नमन करते हैं, वंदन करते हैं। यहाँ पे हम लोग को स्वच्छता दीदी मतलब हम लोग सुबह सुबह रोज दिन काम अपना रिक्शा लेके निकलते हैं, डोर टू डोर कलेक्शन करते हैं और हम लोगों को यहाँ पे सम्मान के लिए बुलाया गया है। हम लोगों को अच्छा लग रहा है। हम लोगों को जो हे की दृष्टि से देखा जाता है, यहाँ पे आके हम लोग को अच्छा शब्द बोले कि दीदी लोग अच्छा काम कर रहे हैं, सरगुजा का नाम रोशन हो रहा है, तो हम लोग को अच्छा लग रहा। जो गलत भावना की दृष्टि से देखते हैं, हालांकि हम लोग कचरे में काम करते हैं, लेकिन हम लोगों को अजीब टाइप से देखा जाता है। छुआछूत की भावना कब का चलेगी, लेकिन यहाँ पे हम लोग को अच्छे से सम्मानित। यहाँ पे ऐसे भी लोग हैं सर, ऐसे भी लोग हैं सर कि हम लोग आगे बढ़ें, अपना सरगुजा का नाम रोशन करें, अंबिकापुर का। घर में जितने भी कूड़े निकलते हैं घर से, गीला सूखा और खतरनाक चीजें जो कांच वगैरह, वो सब 3 डब्बे में रखेंगे और अच्छे से दीदी लोग जब जाएंगे सुबह तो उनके लिए दिया जाएगा। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। SRS हॉस्पिटल, न्यूनतम दर उच्चतम सेवा, आपके लिए लाए हैं निशुल्क डायलिसिस। SRS हॉस्पिटल अंबिकापुर में अब प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत आप करवा सकते हैं निशुल्क डायलिसिस। तो संपर्क करें SRS हॉस्पिटल, जिला अस्पताल रोड, मणिपुर स्कूल के सामने, अंबिकापुर। SRS हॉस्पिटल। अब हमारे हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड के द्वारा भर्ती एवं ऑपरेशन की सुविधा भी प्रारंभ हो चुकी है। हमारे यहाँ इमरजेंसी एवं भर्ती सुविधाएं प्रतिदिन उपलब्ध रहती हैं। साथ ही साथ यहाँ पर समस्त प्रकार के विशेषज्ञ चिकित्सक डॉक्टर्स प्रतिदिन उपलब्ध रहते हैं। यहाँ पर आप पाएंगे मेडिसिन विभाग, डायबिटीज, थायराइड, मोटापा एवं हार्मोन विशेषज्ञ, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, संक्रिया सर्जरी तथा अस्थि रोग विशेषज्ञ, शिशु एवं बाल हृदय रोग विशेषज्ञ, नाक कान गला रोग विशेषज्ञ, नेत्र रोग, चर्म रोग तथा डाइटिशियन, आहार विशेषज्ञ। साफ सुथरे वातावरण के साथ आप हमारे यहाँ अन्य सुविधाओं में पाएंगे ICU, OT, जनरल वार्ड, प्राइवेट वार्ड एवं पैथोलैब, जहाँ पे खून पेशाब की जांच, 3D 4D सोनोग्राफी, एक्सरे, सिटी स्कैन एवं डायबिटिक फुट अर्थात पैरों की अल्सर की जांच कुशलता पूर्वक की जाती है। साथ ही साथ MRI एवं सिटी स्कैन हेतु निशुल्क एम्बुलेंस सुविधा भी उपलब्ध है। 24 घंटे इमरजेंसी एवं भर्ती सुविधा हम आपको प्रदान करते हैं न्यूनतम दर पर उच्चतम सेवा के साथ। तो हमारा पता नोट कर लीजिए। सरदार रंजीत सिंह मेमोरियल हॉस्पिटल, SRS हॉस्पिटल, डायरेक्टर श्री हर्षप्रीत सिंह टुटेजा, MD मेडिसिन, जिला अस्पताल रोड, मणिपुर स्कूल के सामने, अंबिकापुर। हमारा मोबाइल नंबर है 9617605000। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सूरजपुर में सावन के आखिरी सोमवार के दिन सिलफिली महिला मंडल के द्वारा सावन महोत्सव का कार्यक्रम रखा गया था,
जिसमें काफी संख्या में महिलाओं ने आयोजन में हिस्सा लिया। कार्यक्रम में भटगांव से भाजपा प्रत्याशी लक्ष्मी राजवाड़े भी पहुंची और कार्यक्रम में शामिल हुई। अपने बीच लक्ष्मी राजवाड़े को पाकर महिलाएं काफी खुश नजर आईं। यह आयोजन महिला मंडल द्वारा आयोजित कराया गया। इसमें सभी महिलाओं ने हिस्सेदारी लिया। वहीं महिला उम्मीदवार बनाने से महिलाएं काफी खुश नजर आई और इस बार यहां से जीतने का दावा भी किया गया। जी, अपना नाम और परिचय बता दीजिएगा। मेरा नाम उषा सरकार है जी। मैं सिलसिली बहुत खुश है। हम लोग महिला नेत्री चाहिए था और ये बहुत अच्छी महिला भी है। हमारे गांव का विकास होगा और हमारी महिलाएं आगे बढ़ेंगी, यही हम लोग चाहते हैं। इन्हीं को कर दिया जाए। बता दीजिएगा। मेरा नाम श्रीमती अल्पना राय। जी, आज यहाँ किस तरह का आयोजन हो रहा था? श्रावण आज लास्ट सोमवार है, श्रावण उत्सव। लक्ष्मी दीदी हमारे अंदर है और झारखंड से भी अगले आए हैं, तो हम लोग बहुत खुश हैं। और लक्ष्मी दीदी जब टिकट मिले हैं तो हम लोग बहुत ही खुश हैं। पूरा गांव में मैं तो जाती हूँ तो हम महिला लोगों को प्रयास करती हूँ, पूरा सही सब एकदम सहयोग देंगे और हम लोग बहुत खुश है। वो अगर आएंगे क्षेत्र में तो हमारा विकास होगा, अवश्य विकास होगा। दिक्कत तो अभी तक चल रहा है, तो मैं सोच रही हूँ ये दिक्कत खत्म हो जाएगा। लक्ष्मी दीदी आएगी ना तब दिक्कत खत्म ही हो जाएगा। कार्यक्रम के बारे में बताएंगे। आज सिलसिली मंडल के सिलसिली ग्राम पंचायत में महिला मोर्चा के द्वारा सावन उत्सव का कार्यक्रम किया गया, जिसमें सिलसिली बेल्ट की और लटोरी बेल्ट से काफ़ी महिला उपस्थित थी। आ रहा है चुनाव को लेकर महिलाओं को साथ भरपूर मिल रहा है, क्योंकि एक भारतीय जनता पार्टी ने मुझे महिला के तौर पर भटगांव विधानसभा का प्रत्याशी बनाया है। महिलाओं को साथ भरपूर मिल रहा है। बता दीजिएगा। श्रीमती निर्मला राठा जी, रहने वाली कमलपुर के ही प्रसिद्ध मंदिर में हम लोग का मैंने सावन सोमवार का उत्सव मना रहे हैं। सब महिला जुट के बहुत महिलाएं इकट्ठा हुए हैं यहाँ पे और डांस प्रोग्राम भी हम लोग रखे थे सावन सोमवार के उपलक्ष्य में। और मंदिर से भी मैंने सब पूरा गांव वाले सिलसिली गांव वाले पूरा सहयोग किया। सब महिला आए हुए हैं सिलसिली से, कमलपुर से, गणेशपुर से, सब यहाँ पे जुटे हुए हैं। बहुत खुश है। मैंने लक्ष्मी राजवाड़े को मैंने कि आगे आना है, संभावना है। 28 अगस्त 2023 की शाम को पूरे सरगुजा अंचल के लोग भूडोल की 22 मिनट के अंतराल में आए क्रमिक 2 घटना के कारण विस्मित और दहशत से भरे हुए देखे गए। देर रात तक लोगों के घरों से बाहर होने और एक दूसरे से जानकारी प्राप्त करते देखे गए। समाज के कुछ बेपरवाह तत्वों ने इसी बीच व्हाट्सएप पर कुछ पोस्ट वायरल कर दिए कि रात को 9:30 बजे फिर से भूकंप आएगा, तो कुछ ने देर रात 1 बजे इसकी पुनरावृत्ति की अफवाह फैला दी। इससे जनमानस में पनपा भूकंप का खौफ और बढ़ गया था। वहीं कुछ जगह इसकी तीव्रता और एपिसेंटर को लेकर भी विरोधाभास रहा। आपको बता दें कि 28 अगस्त की शाम 8:04 पर अंबिकापुर के शहरी क्षेत्र में 2 से 3 सेकंड तक एक तेज गड़गड़ाहट के साथ धरती के कंपन की घटना हुई थी। इस भूकंप का एपिसेंटर अंबिकापुर के उत्तर पूर्व दिशा में 10 किलोमीटर दूर कल्याणपुर के पास चिखलाडीह में था और भूकंप का मूल 10 किलोमीटर की गहराई में स्थित था। इस भूकंप की तीव्रता 3.8 रिक्टर थी। हालांकि 3.8 रिक्टर स्केल की भूकंपनीय घटना सामान्य श्रेणी की होती है और फिर भी यह कच्चे मकानों या पक्के मकानों के कमजोर हिस्सों को क्षति पहुंचाने में सक्षम होती है, क्योंकि भूकंप की तरंगें भूसतह पर एपिसेंटर के चारों ओर वृत्तीय संकेंद्रीय क्षैतिज गति करती है। लिहाजा इसका अनुभव केंद्र के चारों ओर दूर तक होता है। बलरामपुर, लखनपुर, सूरजपुर आदि क्षेत्रों में भी इस भूकंप की तरंगे को अनुभव किया गया है। पहली भूकंपीय घटना के बाद अभी लोग संभल भी नहीं पाए थे
कि 22 मिनट के बाद शाम 8:26 पर एक बार फिर से धरती हिली। हालांकि गड़गड़ाहट पहले जितनी तेज नहीं थी और इसकी अवधि भी 1 से 2 सेकंड थी। दूसरी बार भूकंप का एपिसेंटर अंबिकापुर के पूर्व दिशा में बांकी डैम के ऊपर कोरिमा गांव के नजदीक था। इस बार इसकी तीव्रता पहले की तुलना में 0.1 रिक्टर अधिक रहकर 3.9 रिक्टर थी, परंतु इसका मूल बिंदु भूसतह से 11 किलोमीटर की गहराई में स्थापित था। अर्थात भूकंप का मूल बिंदु भूमि के भीतर पूर्व दिशा में आगे बढ़ा था और गहराई में भी गया था। यदि भूकंप की स्थानीय घटनाओं को देखें तो पिछले दिनों में इसकी आवृत्ति बढ़ती हुई प्रतीत हुई थी। कोरिया, सूरजपुर और सरगुजा में भूकंप की घटनाएं बढ़ी हैं। उधर कोरबा जिला भी अब अछूता नहीं रहा। इस तरह भूगर्भीय हलचल की आवृत्ति का होना चिंता उत्पन्न करती है, साथ ही भूगर्भीय अध्ययन की आवश्यकता को भी आमंत्रित करती है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर हमारी बात मौसम वैज्ञानिक अक्षय मोहन भट्ट से हुई। क्या कहा उन्होंने, सुनिए। देखिए, सरगुजा जो है ये मध्य भारतीय टेक्टोनिक प्लेट में है और सरगुजा संभाग के साथ साथ में अगर हम कोरबा और जबलपुर क्षेत्र, अमरकंटक के क्षेत्र को भी मिला लें तो पिछले जुलाई 2022 से अगस्त 2023 के बीच में लगभग 9 बार भूकंप आए हैं जो हम लोगों ने अनुभव किया है। पहला जो भूकंप का झटका इस सीरीज मतलब इस श्रेणी में हम अनुभव किए थे वो था 11 जुलाई 2022 को। 11 जुलाई 2022 को कोरिया ज़िले में बैकुंठपुर के पास इसका केंद्र था और वो सुबह घटना घटी थी और 4.3 रिक्टर पैमाने की ये भूकंप की घटना थी। और उसके बाद फिर लगातार एक नियमित अंतराल पे 1 महीने कहीं कुछ तो उसके जल्दी भी आए हैं और इस अंचल में भूकंप की घटनाएं देखने को मिलती रही हैं। और कल लगातार 2 बार करीब 22 मिनट के अंतराल में हम लोगों ने भूकंप का झटका महसूस किया है। सरगुजा संभाग की अगर बात करें, इसमें सरगुजा, सूरजपुर ज़िला और कोरिया ज़िला, इसमें पिछले साल भर में 7 बार भूकंप की घटना घटी है, जिसमें ज़्यादातर घटनाएं जो हैं वो कोरिया ज़िले के तरफ ही घटी हैं और दूसरा सरगुजा ज़िले में, सूरजपुर में फिर भी कम है। देखिए, जो धरती है ये हमको लगता ज़रूर है कि एक ठोस गोला है ये, लेकिन जो ये धरती की सतह है ये पूर्ण रूप से ठोस नहीं है, ये कई खंडों में बना हुआ है। तो धरती के जो कई खंड हैं वो जो आपस में जुड़े हुए हैं उनको हम बोलते हैं भूकंप विज्ञान की भाषा में टेक्टोनिक प्लेट्स। ये टेक्टोनिक प्लेट्स जो होते हैं अलग अलग आकार के और एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए एक बड़े बड़े क्षेत्र होते हैं। तो ये कुछ जो क्षेत्र हैं जो जिसमें ज़्यादा हलचल होती है, या जैसे हिमालयन बेल्ट का जो क्षेत्र है, उत्तर भारत का क्षेत्र है, इसमें बहुत ज़्यादा हलचल होती है। और हिमालय के तरफ में आप देखेंगे या उधर हिमालय के उस पार आप देखेंगे अफ़गानिस्तान के तरफ में, तो उधर बहुत ज़्यादा भूकंप की घटनाएं घटती हैं। जबकि इधर हम देखते हैं कि उत्तर भारत से लेकर के दिल्ली NCR होते हुए और अमरकंटक बेल्ट तक ही आता है ये जो टेक्टोनिक प्लेट्स है। ये मध्य भारतीय टेक्टोनिक प्लेट है और इसमें हलचल होती है। तो ये टेक्टोनिक प्लेट्स जो होते हैं आपस में जहाँ इनकी सीमाएं जुड़ती हैं वहाँ से ये क्रमशः अपने सीमा से थोड़े खिसकते हुए दूर होते हैं। उनमें पहले प्रतिकर्षण होता है और प्रतिकर्षण के चलते वो थोड़ा उनमें दूरी बढ़ती है, लेकिन जब वो दूर होते हैं तो अचानक उनके अंदर फिर 2 वस्तुओं के बीच जो आकर्षण का सिद्धांत है वो काम करता है। और ये न्यूटन की थ्योरी हम लोगों ने पढ़ा है कि यूनिवर्स में दो वस्तु हैं और उन 2 वस्तुओं के बीच लगातार आकर्षण बल काम करता है और ये आकर्षण उनके जो वजन होते हैं, भार होता है, उसके गुणनफल के समानुपाती और बीच की दूरी के समानुपाती होता है। इस सिद्धांत पे हम देखें तो जो बड़े टेक्टोनिक प्लेट्स 2 अलग अलग हैं उनका इतना ज़्यादा संवेग हो जाता है कि उसमें गुरुत्वाकर्षण बढ़ जाता है और उस गुरुत्वाकर्षण के चलते वो आपस में टकराते हैं और टकराने से फिर ये भूकंप की उत्पत्ति होती है। निश्चित रूप से पिछले 1 वर्ष के अंदर जब आप 8-9 बार भूकंप के झटके देखते हैं अपने क्षेत्र में या इसी बेल्ट में,
तो एक मतलब भय का वातावरण तो बनता है। हालांकि अभी तक जो भूकंप के झटके आए हैं वो उसकी जो रिक्टर तीव्रता है वो 5 रिक्टर से कम ही रही है हमेशा, लेकिन फिर भी ये आने वाले समय में कुछ बड़े भूकंप की ओर संकेत तो ज़रूर करता है और हमको इसके लिए सावधान रहना पड़ेगा और इसका भूगर्भीय विश्लेषण भी करना आवश्यक है कि इस क्षेत्र में इस तरह से भूकंप की घटनाएं क्यों हो रही हैं। देखिए, अभी तक भूकंप का पूर्वानुमान दे पाने में कोई भी जो भूकंप वेधशाला है या अन्य एजेंसियां हैं वो सक्षम नहीं हैं, लेकिन भूकंप आने के समय में जो गड़गड़ाहट की आवाज़ आती है या मतलब धरती में कंपन होनी शुरू होती है तो उस समय तत्काल हमको या तो घर अगर सक्षम है तो घर से बाहर चले जाएं या घर के अंदर भी देखें कि बहुत ज़्यादा कंपन हो रही है तो ऐसे जगह की तलाश करें कि जहां पर अगर मान लीजिए किसी कारण से दीवार या छत या कोई सामान गिरता है तो हमको चोट कम से कम पहुंचे। जैसे हम किसी मजबूत टेबल के नीचे घुस जाएं, खाट या पलंग के नीचे आ जाएं या दरवाजे के छज्जे दरवाज़ा जो है उसके ठीक नीचे खड़े हो जाएं, तो ये कुछ मजबूत जो स्ट्रक्चर होते हैं घर के, जो ऊपर से गिरने वाले जो लोड होते हैं उनको सह सकते हैं और हम कम से कम वहाँ पे बचे रह सकते हैं। और कोशिश तो ये करें कि भूकंप जब हमको घटना महसूस हो तो कम से कम हम उस घटना के कम आधे घंटे तक हम बाहर ही रहें, घर के बाहर ही रहें। बहुत ज़्यादा अगर वाइब्रेशन हो रहा है तो खुले मैदान में चले जाएँ हम। माता राजरानी मेमोरियल हॉस्पिटल तेज डायग्नोस्टिक ब्लड बैंक सेंटर में निःशुल्क जांच शिविर का आयोजन किया गया। यह जांच शिविर माता राजरानी हॉस्पिटल के संचालक नरेंद्र सिंह टुटेजा की माता स्वर्गीय राजरानी कौर टुटेजा जी की पुण्यतिथि में रखी गई थी। इस शिविर में सभी प्रकार की जांच की सुविधाएं दी गई और काफी संख्या में लोगों ने जांच का लाभ भी लिया। आज हमारी स्वर्गीय माता जी श्रीमती राजरानी कौर टुटेजा जी, जिनकी मधुर स्मृति में ये अस्पताल निर्मित है और इसलिए अस्पताल का नाम ही माता राजरानी मेमोरियल MRM हॉस्पिटल है। आज मम्मी की 25वीं पुण्यतिथि थी, जिस पर हम सब ने उन्हें श्रद्धा सुमन समर्पित करने के लिए, उनके प्रति विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए लोगों की सेवा के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया था, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने पहुंचकर लाभ लिया। हमारे विभिन्न विशेषज्ञगण जैसे MD मेडिसिन या बाल्य रोग विशेषज्ञ, स्त्री रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, दंत एवं सौंदर्य विशेषज्ञ, स्त्री एवं प्रसूति विशेषज्ञ तथा डायग्नोस्टिक क्षेत्र के सभी विशेषज्ञों ने इसमें बहुत योगदान दिया और लगभग 80 से अधिक मरीज लाभान्वित हुए। इसमें पूरी तरह से OPD निःशुल्क रखी गई थी। साथ ही साथ जो जांच सेवाएं हमारे यहाँ उपलब्ध हैं, MRI, CT स्कैन, ब्लड टेस्ट, सोनोग्राफी, एक्सरे इत्यादि सभी में विशेष रूप से आज छूट का दिन दिया गया था। मम्मी माता जी स्वयं में सेवा और त्याग की प्रतिमूर्ति थी। उन्होंने हमेशा मुझे और परिवार को जन सेवा के लिए प्रेरित किया। उनकी हमेशा से आकांक्षा रहती थी कि हम लोगों के लिए सच्चे दिल से इंसानियत को भाव में मन में रखते हुए उनकी सेवा कर सकें। और आज उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए, उन्हीं के बताए मार्ग का अनुसरण करते हुए हम इस कार्य में अस्पताल, डायग्नोस्टिक्स इत्यादि माध्यम से सेवारत हैं। प्रयास यही रहता है कि उनके दिए हुए मार्गदर्शन में हम लोगों की सच्चे दिल से सेवा कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा मानवता का उन्होंने जो पाठ हमें पढ़ाया है उसका अनुकरण कर सकें। खबरों में फिलहाल बस इतना ही। शहर से जुड़े खबरों के लिए देखते रहिए आवाज़।